कभी इमोजी स्क्रॉल करते हुए वो बड़ी सी नीली लहर वाली इमोजी देखी है? हाँ, वही वेव इमोजी। अब लोग शायद रेयरली यूज करते हैं, पर वो अब भी वही है, क्वाइटली बैठी हुई यादों के कोने में। लेकिन क्या आपको पता है, ये इमोजी एक रियल पेंटिंग पर बेस्ड है, और वो भी आज से 200 साल पुरानी एक जापानीज मास्टरपीस। अब बात करते हैं उस आर्टिस्ट की, कात्सुशिका होकुसाई। 1800s के जापान में पैदा हुआ ये आर्टिस्ट बचपन से ही आर्ट का दीवाना था। उसे चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखना और दिखाना पसंद था। उसे खास लगाव था माउंट फूजी से, जापान की सबसे ऊंची और आइकॉनिक चोटी से। होकुसाई ने 36 अलग अलग प्रिंट्स बनाए, हर एक माउंट फूजी का, लेकिन अलग एंगल से, अलग मौसम में, अलग पर्सपेक्टिव से। इन 36 प्रिंट्स में सबसे फेमस और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट की गई पेंटिंग थी द ग्रेट वेव ऑफ कनागावा। इस पेंटिंग में आप देखते हो भारी डरावनी लहरें आगे बढ़ रही हैं, एकदम किसी सुनामी के जैसी। छोटी नावें उनका सामना कर रही हैं, ऑलमोस्ट निगल ली जाने वाली हैं। और पीछे दूर माउंट फूजी बहुत छोटा पर शांत खड़ा हुआ है। ये पेंटिंग किसी कैनवास पर ब्रश से नहीं बनी थी, ये एक वुड ब्लॉक प्रिंट थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग में पहले लकड़ी पर डिजाइन बनाया जाता है, फिर कार्विंग, फिर रंग। हर रंग के लिए अलग ब्लॉक, मतलब हर प्रिंट में जाती है भरपूर मेहनत, कोई कंट्रोल जेड नहीं। और हाँ, टैबलेट और फोटोशॉप पर आर्ट बनाना भी आसान नहीं होता, लेकिन ये तो एकदम पुरानी स्कूल की डेडिकेशन थी। इस पेंटिंग की खास बात थी उसकी कॉम्पोजिशन, मोशन, सिमेट्री और डेप्थ, सब कुछ एकदम सिनेमैटिक। और यही वजह थी कि ये पेंटिंग वायरल हो गई, इंटरनेट से पहले वायरल। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं आज की दुनिया में। डिजाइनर्स ने इस आइकॉनिक वेव को लिया, रिमिक्स किया, सिंप्लीफाई किया और बना दी वेव इमोजी। लोग इसे यूज करते थे बीच मूड, ओशन वाइब्स या सर्फ्स अप कहने के लिए। अब शायद ये इमोजी थोड़ा पीछे रह गई है। जैसे द इमोजी मूवी में पुराने इमोजी सैड पड़े रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई क्लिक नहीं करता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये वेव एक इमोजी तक ही सीमित नहीं रही। आज आप इसे देखते हो मोबाइल कवर्स पर, पिलो कवर्स पर, टी शर्ट्स, मग्स, नोटबुक्स, पोस्टर्स और यहाँ तक कि टैटूज में भी। कभी इस पेंटिंग का सिम्पसन वर्जन बनता है, कभी नावों पर बिल्लियाँ बैठी होती हैं, तो कभी माउंट फूजी के ऊपर कोई एलियन शिप उड़ती दिखती है। हर वर्जन थोड़ी सी नई ट्विस्ट लेकर आता है और इसी को कहते हैं मीम। जैसा कि हम आज मीम्स को जानते हैं, वो होते हैं फनी इमेजेस जिन पर मजेदार टेक्स्ट लिखा होता है। कभी किसी सीन को काट छांट कर फनी बना दिया जाता है, कभी किसी पुराने फोटो या वीडियो को नए कॉन्टेक्स्ट में यूज करके हंसी उड़ाई जाती है। मीम्स हमें हंसाते हैं, चौंकाते हैं और कई बार सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। इस पूरे मीम कॉन्सेप्ट को रिचर्ड डॉकिंस नाम के एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, और वो सिर्फ फनी पिक्चर्स की बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मीम एक आइडिया होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचता है। जैसे हम अपने बाल, आंखों का रंग या आवाज मम्मी पापा से पाते हैं, वो हमें मिलते हैं हमारे जीन्स से। जीन्स हमारे शरीर की जानकारी ले जाते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बिना कुछ सीखे। उसी तरह मीम्स होते हैं, ऐसे आइडियाज या आदतें जो हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। उदाहरण के लिए, कोई दोस्त मजेदार डांस स्टेप करता है और तुम भी वैसा करने लगते हो, वो एक मीम है। जब कुछ बहुत अच्छा या कूल हो तो बोलते हो दैट्स फायर, ये भी एक मीम है। कोई फनी इमेज बार बार अलग अलग तरीके से शेयर हो रही है, वो भी मीम है। मीम्स का मतलब है वो चीज जो हम देखकर, समझकर और फिर दोहराकर आगे बढ़ाते हैं। मीम्स बस इंटरनेट पर नहीं होते, वो असल जिंदगी में भी होते हैं। अब सोचो, एक 200 साल पुरानी जापानी पेंटिंग आज दुनिया भर में मीम, इमोजी और एस्थेटिक बनकर घूम रही है। और यहीं से आता है असली मतलब मीम्स का। मीम कोई नई चीज नहीं है, बेसिकली ये कल्चरल इमिटेशन है। फार्मिंग का, कभी ग्रीट करने का, कभी कपड़े पहनने का तरीका, ये सब भी मानो एक जमाने के मीम्स ही थे। मतलब कि हम ये चीजें एक दूसरे को देखकर समझते हैं और वैसे ही करते हैं, या फिर उन्हें थोड़ा बदलकर अपनाते हैं। मीम्स भी इवॉल्व होते हैं, और जब कोई पेंटिंग एक इमोजी बन जाए और फिर मीम बनकर इंटरनेट पे घूमे, तो समझ जाओ कि आर्ट सिर्फ दीवारों पर टंगने के लिए नहीं होता, वो हमारी कल्चर की ब्लड स्ट्रीम में बहता है। क्या तुमने कभी किसी मशहूर पेंटिंग को किसी और चीज में बदलते हुए देखा है?
शायद किसी टी शर्ट पर, मोबाइल कवर पर या पोस्टर में। हमारे चारों तरफ हर दिन अनगिनत चित्र और सिंबल्स दिखाई देते हैं, जैसे ट्रैफिक सिग्नल की 3 लाइट्स। अब सोचिए, ये 3 रंग बोलते नहीं, लेकिन फिर भी हर कोई इनका मतलब समझता है। या फिर वो सिंपल से निशान जो बताते हैं कि वॉशरूम कहाँ है। एयरपोर्ट्स या मॉल्स में भी ढेरों चिन्ह होते हैं। रेस्टोरेंट का सिंबल, एस्केलेटर का सिंबल और न जाने कितने सारे। हमने इन सिंबल्स को देख देख कर समझना सीख लिया है। कोई हमें ये सिखाने नहीं आता, लेकिन हम पहचानने लगते हैं। ये सब कुछ विजुअल भाषा का हिस्सा है। एक ऐसी भाषा जो दुनिया में कहीं भी समझी जा सकती है, बिना अनुवाद के। हम रोज इन चिन्हों और इमेजेस को देखते हैं और ज़्यादातर बार बिना कुछ पढ़े समझ भी जाते हैं। बचपन से ही ये सारा विजुअल डेटा हमारे दिमाग में स्टोर होता रहता है। हम उसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इस्तेमाल करते हैं, कभी इमोजी चुनते हुए, कभी मीम फॉरवर्ड करते हुए या किसी ब्रांड का लोगो देखकर। इंसानों के पास बहुत सी अनोखी क्षमताएं हैं, लेकिन रेखाओं, आकारों और चिन्हों को पहचान कर उसमें मीनिंग देखना, ये सबसे दिलचस्प है। चित्रों को देखकर समझने की ये कला, विजुअल लिटरेसी, हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। बिना इन विजुअल्स के हम अपने आसपास की दुनिया को समझ ही नहीं सकते। सवाल ये भी है कि हमने चित्रों के जरिए कम्युनिकेट करना एग्जैक्टली कब सीखा, या सिंबल्स की ये विजुअल लैंग्वेज शुरू कहाँ से हुई। शायद आपको पता हो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अब जब आपको मीम्स का असली मतलब और सिंबल्स की ताकत समझ में आ गई है, तो उस थम्स अप वाले सिंबल को ज़रा इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, कीप वॉचिंग इफ यू वाइब विद साइंस, फिलॉसफी एंड आर्ट।